Hi guys, welcome back once again to your channel, and basically today we are going to discuss our last topic of the chapter 5 from class 12. ठीक है, तो जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है पेडिग्री एनालिसिस एंड म्यूटेशन. क्या है पेडिग्री एनालिसिस एंड म्यूटेशन? बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस जो है वो म्यूटेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है जिसमें हम ये बताते हैं कि किसी जनरेशन में कहाँ पर म्यूटेशन हुई है या कहाँ पर चेंजेस डीएनए सीक्वेंस में होने की वजह से उनके फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक चेंजेस को ऑब्जर्व किया गया है. ठीक है, इन दोनों चीज़ की स्टडी के बाद हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जेनेटिक डिसऑर्डर. बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमें क्लियर होगा कि म्यूटेशन क्या होता है और पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है. ठीक है, दोनों चीज़ों को स्टडी के बाद ही हम पढ़ पाएंगे क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू जीन एंड डिसऑर्डर्स इज द योर डिजीजेस और यू कैन से द चेंजेस कॉज ड्यू टू म्यूटेशन. ठीक है, so let's begin with today's video with the study of pedigree analysis and mutation. In another video basically we will be discussing our genetic disorder, क्योंकि ये जो genetic disorder chapter है ये बहुत important है. So in a specific video we will be discussing that too. अब हम बढ़ते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है. जनरली आप चीज़ें ये टर्म सुनते हो कि म्यूटेशन है. So what is mutation? Alteration in gene sequences resulting in changes of genotype and phenotype of organisms. मतलब क्या है कि जब डीएनए सीक्वेंस जो होता है उसमें कोई अल्टरेशन हो जाता है. अल्टरेशन मतलब क्या होता है? चेंज हो जाता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे जब चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उन्हीं चेंजेस की वजह से आपका जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक अपीयरेंस और फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है. तो उन चेंजेस को जो है डीएनए सीक्वेंस में चेंज की वजह से उन्हीं को हम म्यूटेशन कहते हैं. ठीक है, हमें ये पता है. अब ये क्या है? बेसिकली अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस क्या हो सकता है? कोई भी चेंज हो जो कि आपका किसी चीज़ का इंसर्शन हो, किसी भी आपका न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन हो या फिर रिमूवल हो, तो वो क्या करता है? डीएनए के सीक्वेंस को रिमूव करता है या फिर अफेक्ट करता है. तो दैट स्पेसिफिक इफेक्ट इज नोन एज योर व्हाट? म्यूटेशन. राइट? Now your mutations of basically two important types. I am just giving a more focus to important word. ठीक है, दो तरीके के म्यूटेशंस होते हैं. पहला होता है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास 4 क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. वी हैव 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. एडेनिन इज योर बाउंडेड विद डबल बॉन्ड टू थाइमीन. And another, what is another pair? Your another pair is guanine is triply having triple bond with cytosine. ठीक है, हमारे पास ये 4 होते हैं. तो जो हमारा डबल डीएनए हेलिक्स होता है, क्या होता है? डबल डीएनए हेलिक्स होता है. दैट डीएनए हेलिक्स इज मेड अप ऑफ दीज 4 रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स. तो इन न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिकली जब ये आपका सीक्वेंस है डीएनए का, तो अरेंजमेंट कैसा होता है? अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड को, जो हमारा डबल डीएनए हेलिक्स था, अगर हम उसे ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. जैसे कि हमारी स्केल होती है. स्केल किस तरीके की होती है? इस तरीके से स्केल होती है. किस तरीके से? कुछ इस तरीके से भाई स्केल होती है, जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है. तो इसमें ये जो आपके रिस्पेक्टिव बेसेस हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, दीज बेसेस आर अरेंज्ड. ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बेसेस अरेंज होते हैं. अब कैसे अरेंज होते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है. तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, मैं 1 मिनट आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी, इसलिए आप गिव मी अ लिटिल टाइम. मैं कोई चीज़ पहले से ड्रॉ नहीं करके लाती हूँ बिकॉज दीज थिंग्स आर यूजुअली टू बी ड्रॉन इन क्लास. लाइक हम अभी लाइव क्लास नहीं करते हैं, बट स्टोके हम जैसे भी क्लासेस लेते हैं आपकी, वी आर प्रेफरिंग यू टू हैव द बेटर कंटेंट. ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है कि इस तरीके से अरेंजमेंट होता है. यहाँ पे एडेनिन लगा होता है और यहाँ पर साइटोसिन लगा होता है.
तो यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थायमीन है, यहाँ पर ग्वानिन है, यहाँ पर साइटोसिन है। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरीके से फिर इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। तो पॉइंट म्यूटेशन, अब मैं आपको दोनों टाइप के म्यूटेशन समझाने जा रही हूँ, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो पे अ लिटिल फोकस टू इट। बेसिकली क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन की बात हम कर रहे हैं, तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में म्यूटेशन हो जाता है, या तो कोई चीज़ ऐड हो जाती है या फिर डिलीट हो जाती है। हमने पढ़ा था म्यूटेशन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो कोई बेस पेयर है वो हट जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा बेस पेयर ऐड हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं यहाँ से एडेनिन ये हटा देती हूँ तो ये पॉइंट म्यूटेशन हो गया, स्पेसिफिक पॉइंट पर आपका चेंज होने लगा। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट था, यहाँ पर चेंज हो गया। अगर यहाँ से एडेनिन हट गया है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बॉडी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस पेयर हमें हमेशा पता है इसी सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेंगे, अकेले ये सेपरेटली नहीं मिल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये एक अगर हम इसे सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम अलग कर देते हैं, हम कहते हैं ये दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हैं। नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जब हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करें, इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता है, मैंने आपको जस्ट इन केस समझाने के लिए किया है। तो अगर इस तरीके से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इनको सेपरेट कर दे रहे हैं, और इन तीनों जो है एडेनिन, ग्वानिन एंड एडेनिन, फॉर एग्जांपल अगर हम ये पूरा तीनों का सेक्शन हटा देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इन तीनों का सेक्शन को रिमूव कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक पूरा फ्रेम हट गया, मतलब नंबर ऑफ जो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स थे वो मोर देन 2 थे, तो जब ये मोर देन 2 वाले पूरे रिमूव हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो आई गेस कि आपको म्यूटेशन के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। फिर से हम देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि जब हम सिंगल बेस पेयर को चेंज करते हैं। अब चेंजेस किस फॉर्म में होगी, या तो वो उनके साथ कोई नया बेस पेयर लग जाएगा या फिर वो बेस पेयर जो है वो डिलीट हो जाएंगे। बेस पेयर क्या होता है, आप सिंगल नहीं समझोगे, मैंने आपको जो समझाया था अभी वो सिंगल एग्जाम्पल के लिए समझाया था। ये जो है, ठीक है, ये पूरा एक बेस पेयर है, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये आपका एक कंप्लीट बेस पेयर है, ठीक है। सिंगल हम बेस पेयर नहीं कहते, उन्हें बेस कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, स्केल सेल एनीमिया। स्केल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। अभी हम आगे डिसऑर्डर्स में डिस्कस करेंगे। इसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि एक दूसरे एंजाइम से रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बेस पेयर क्या है, उनमें चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इट इज जस्ट सेम एज जब आप चेंजेस वाला पढ़ रहे हो कि एडिशन और डिलीशन। तो बेसिकली फ्रेम शिफ्ट क्या होता है कि जब हम किसी डीएनए सीक्वेंस का एक पूरा पार्ट या तो उसमें कुछ नई चीज़ ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा में, या फिर उस पूरे पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। Now coming to what are mutagens? So basically mutagens होते हैं फिजिकल या फिर केमिकल एजेंट्स जो कि हमारी बॉडी में म्यूटेशंस करते हैं। एग्जाम्पल यूवी रेडिएशंस, जो सन की यूवी लाइट्स होती हैं हम उनसे डायरेक्ट एक्सपोजर को अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्यों, हम जब नाउअडेज देयर इज एप्लीकेंट कॉल्ड सनस्क्रीन, हम सनस्क्रीन यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट का हमारी बॉडी पर इफेक्ट होता है वो म्यूटेशन करता है, क्योंकि हमारी बॉडी उतना हाई लेवल का यूवी रेज नहीं अडॉप्ट कर पाती है, ठीक है, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी बॉडी में म्यूटेशंस हो जाते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पर क्या है, आज पास्ट 25 डिकेड्स में वहाँ पर स्किन कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं, क्योंकि जो आपका साउथ अफ्रीका है उसमें यूवी लाइट की डायरेक्ट एक्सपोजर है। कितना भी अवॉइडेशन हो लोगों में, लोग अवॉइड करते हो यूवी लाइट में जाना, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस एक्सपोजर है किसका, यूवी रेडिएशन का, जिस वजह से वहाँ पर स्किन कैंसर के केसेस बहुत बढ़े हैं, म्यूटेशंस के केसेस ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। Now coming to pedigree analysis. So basically pedigree analysis होता है जिसमें हम inheritance of trait, किसी trait के inheritance को पढ़ते हैं।
एक फैमिली के सेवरल जनरेशन में, ठीक है, आपको पता है कि फैमिली की एक जनरेशन पेडिग्री एनालिसिस होती है, ठीक है। एक जगह पर कंप्यूटर में या फिर पुराने ज़माने में इन योर पास्ट टाइम्स हमारे जो एल्डर्स होते थे वो पूरा एक नोटबुक में उसे नोट करते थे कि ये जो फैमिली है कहाँ से शुरू हुई है। जेनेटिक्स में इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली ट्री बनाए जाते हैं। तो वही उसी तरीके से जब हम किसी जीन के इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं तो उस जनरेशन वाइज, तो उसे हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को हम फैमिली ट्री की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। हम जो पेडिग्री एनालिसिस है उसके हेल्प से हम स्पेसिफिक ट्रेट को तो डिस्कस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या वो फैमिली में है, आगे उसके पास होने के चांसेस कितने हैं, एंड व्हाट आर द जेनेटिक डिफेक्ट्स दैट आर टू बी ऑब्जर्व इन अ फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। तो डीएनए को हम क्या कहते हैं, इट इज बिलीव दैट इट हैज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो म्यूटेशंस जब अकर होते हैं तो उनकी स्टडी भी हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस जेनेटिक्स फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। Now we have certain symbols that we have assigned to study pedigree analysis, ठीक है। पेडिग्री चार्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास certain symbols होते हैं जो कि हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो here are the symbols, you have to study these symbols कि क्या होते हैं। मेल के लिए हम स्क्वायर बॉक्स यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम सर्कल यूज करते हैं। ऐसी स्पीशीज के लिए जिसका सेक्स ना डिफाइंड हो ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, आप इसको अब हेक्सागोनल बोलो या फिर स्टार बोलो, कुछ भी बोलो। एंड जब ये जो आपकी जीन है अगर ये डिफेक्टेड है तो हम इस चीज़ों को क्या करते हैं, रेड कलर से कलर कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये अफेक्टेड है, जनरेशन या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म डिफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड है। मेटिंग के लिए हम इनके बीच में क्या यूज करते हैं, वी यूज अ लाइन, हम ऐसे एक लाइन सिंगल लाइन यूज करते हैं इस तरीके से टू शो सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसी साथ हम रिलेटिव्स की मेटिंग के लिए डबल लाइन यूज करते हैं सेम ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड को शो करने के लिए इस तरीके से हम यूज करते हैं बेसिकली 2 लेयर जेनेटिक्स जो होता है। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, राइट। और आपका पेडिग्री चार्ट कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। फीमेल एंड मेल है, यहाँ पर फीमेल आपकी अफेक्टेड है, फिर उनसे जनरेशन बनेगी, एक फीमेल बनेगी 2 मेल बनेंगे, ठीक। और आप बेसिकली कहो 2 मेल 2 फीमेल, उन 2 मेल एंड 2 फीमेल में से एक मेल और एक फीमेल अफेक्टेड होगी, फिर वहाँ पर मेटिंग होगी तो ऊपर वाले जो सारे रहेंगे वो नॉन अफेक्टेड हो जाएंगे और नीचे वाला जो आएगा उसमें फीमेल अफेक्टेड रहेगी। स्टार्टिंग में आप देखो जनरेशन 1 में फीमेल अफेक्टेड थी और जनरेशन लास्ट में जनरेशन 3 में भी अफेक्टेड है। इस तरीके से आप पेडिग्री चार्ट बनाते हो। जो अब आपको मैं बताऊं, ये चार्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाउ पे अ लिटिल फोकस चिल्ड्रन, दीज 2 चार्ट्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी आल्सो। पहला वाला चार्ट है मस्कुलर डिसऑर्डर का। नीट का ये ट्रेंड रहा है कि मस्कुलर डिसऑर्डर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ड्रेस्ट्रॉफी, मस्कुलर ड्रेस्ट्रॉफी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चार्ट 1 आपका मस्कुलर ड्रेस्ट्रॉफी का है। सेकंड थिंग, चार्ट बी आपका स्किल सेल एनीमिया का है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेड है, ठीक है। तो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेड है, स्किल सेल एनीमिया, और आपका ये जो ए वाला डायग्राम है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड। नाउ पे अ लिटिल अटेंशन हियर दैट आपके एनसीईआरटी में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई टॉपिक नहीं है, बट द चार्ट इज गिवन, सो इट इज ऑल्सो आज इन नीट एंड इट मे आज इन योर बोर्ड्स ऑल्सो, सो पे अ लिटिल फोकस टू दिस चार्ट. Right, so that was all about today's content, guys. If you like the content, hit the like button, do share with your friends and subscribe to the channel for such a more content, right? And the next video is about your genetic disorders, so stay tuned for the next video. See you soon. Till then, take care. See ya.